Good afternoon, student. Welcome to today online computer class by Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. आज का टॉपिक अपना कंसेप्ट ऑफ रिलेशन जो रिमेनिंग पार्ट है। आज का क्या इस पहले से ही पढ़ रहे हम, जो चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम कंसेप्ट ऑफ रिलेशन डेटाबेस, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक अपना DCL कमांड। इससे पहले जो सब लैंग्वेज थी SQL की, DDL और DML, वो हमने पढ़ ली थी। जो तीसरी जो आज कमांड है वो है DCL कमांड। तो DCL कमांड क्या, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का काम क्या होता है कि जैसे किसी टेबल पर, किसी डेटा पर या फिर डेटाबेस पर यूजर के द्वारा उसको एक्सेस करने की जो परमिशन दी जाती है, या उस परमिशन को वापस ली जाती है, डेटा को सेव किया जाता है, सेव के लिए कुछ सेव पॉइंट क्रिएट किए जाते हैं। तो इन सब कार्यों के लिए हम DCL डेटा लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, टेबल, एक नई टेबल बनाते हैं स्टूडेंट नाम से, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है। अब इस टेबल में अच्छे समझना इसको, देखो इस टेबल को यूज कौन कर सकता है। जैसे कि आप एक फेसबुक का यूज करते हो, तो मैंने एग्जांपल दिया था कि फेसबुक पर जो बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि उसको व्यू करना, उसको अपडेट करना, उसको क्रिएट करना, उसको डिलीट करना। तो बहुत सारे काम हम सारे नहीं कर सकते हैं। जितनी अपने पास परमिशंस होती है वो ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टेबल पर जो भी एक्सेस करने का जो हमें काम मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रिविलेजेस। क्या बोलते हैं? प्रिविलेजेस। क्लास चलते हुए टाइम कोई भी आए, चाहे डायरेक्टर मैडम को भी बोल देना कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये रिकॉर्डिंग जा रही है LYG तक। तो अभी क्या है कि जो टेबल है, इस टेबल में कौन यूजर एक्सेस कर सकता है और कौन यूजर कितना एक्सेस कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, वो हम काम करेंगे DCL लैंग्वेज में। अब DCL लैंग्वेज में सबसे पहले इस टेबल पर या फिर इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ यूजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूजर बनाने पड़ेंगे। तो उस यूजर के लिए, नया यूजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? न्यू यूजर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट यूजर, और यहां पर आएगा यूजर का नेम। तो यूजर का नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं एक, जैसे कि अशोक। तो अशोक क्या है? एक यूजर है। जैसे कि आप कोई भी आईडी बनाते हो ना, फेसबुक आईडी बनाते हो, उसमें यूजर नेम बनाते हो। तो जैसे क्रिएट यूजर और अशोक। ठीक है। तो ये यूजर बन गया। अब इसके लिए, हर यूजर के लिए क्या होता है? पासवर्ड होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। अब पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे मैं पासवर्ड लगाऊंगा अशोक@123, ये एक पासवर्ड है। ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने लगा दिया। अब यूजर नेम है और यूजर नेम का पासवर्ड। तो इस तरीके से किसी भी टेबल को यूज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इस प्रकार का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक सेंटेक्स लिखना पड़ेगा। ये इसका प्रारूप है। तो प्रारूप क्या? क्रिएट यूजर, यूजर नेम, यहां पे क्या आएगा? यूजर नेम। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। ठीक है। तो ये यहां पर हम क्या लिखेंगे? पासवर्ड लिखेंगे। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इस टेबल के ऊपर, टेबल पर जो काम करने वाला यूजर है उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए पासवर्ड बना सकते हैं। आ गया समझ में? अब
इस पासवर्ड, अब इसका यूज कैसे करते हैं, इसको परमिशन कैसे देते हैं, उस परमिशन को हम बोलते हैं प्रिविलेजेस। क्या बोलते हैं? प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब परमिशंस जो इस टेबल पर हम एक्सेस करवाएंगे, इस अशोक नाम का जो एक यूजर है, यूजर को हम देंगे। ठीक है, अब जो ये यूजर है वो प्रिविलेजेस कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले प्रिविलेजेस जो होती है वो होती है आपकी, प्रिविलेज का मतलब होता है सहमति। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट। प्रिविलेजेस कौन सी होती हैं? अगर इस यूजर को, अशोक को मैं प्रिविलेज देता हूं और पहली प्रिविलेज है क्रिएट, अगर मैं क्रिएट प्रिविलेज इसको प्रोवाइड करवाता हूं तो वो इस जो अशोक है वो क्या कर सकता है, टेबल को बना सकता है। ठीक है, दूसरी प्रिविलेजेस होती है ड्रॉप। ड्रॉप का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस टेबल को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ड्रॉप यानी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ये तो टेबल के लिए होता है ना, क्रिएट टेबल को बनाती है, ड्रॉप भी टेबल को डिलीट करती है। तीसरी है इंसर्ट। अगर इंसर्ट प्रिविलेज का यूज करें तो जो अशोक नाम का यूजर है वो इसके अंदर डेटा भी स्टोर कर सकता है, डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। एक होती है डिलीट प्रिविलेजेस। अगर डिलीट का यूज करें तो उसके पास परमिशन क्या हो जाएगी, वो सिर्फ डिलीट कर सकता है। ठीक है, और आप एक से ज्यादा प्रिविलेजेस भी, एक से ज्यादा इसको प्रोवाइड करवा सकते हो, अनुमति दे सकते हो। और इसके साथ में हो सकती है आपकी डिलीट के साथ में अपडेट, और एक हो सकती है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट जो प्रिविलेजेस है ये क्या होती है, सिर्फ ये सेलेक्ट का मतलब वो सेलेक्ट कर सकता है, व्यू कर सकता है, देख सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिन है, वो प्रोवाइड करवाएगा प्रोग्रामर को या फिर किसी यूजर को। तो देखो, मान लेते हैं कोई यूजर है, कई सारे यूजर हो सकते हैं, जैसे ये अभी अशोक है तो यहां पर हम लिख सकते हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो एक यूजर है, उसको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम क्या लिखेंगे, इन सब, इस यूजर को सारी प्रिविलेजेस अलाउड करनी है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे, ऑल। सबकी जगह क्या दे देंगे, ऑल। दूसरे को हमें क्या देना है कि भी ये क्रिएट कर सकता है और ड्रॉप कर सकता है, इंसर्ट करने वाला काम नहीं है, तो इसके पास क्या होंगी, क्रिएट और ड्रॉप। और या फिर कोई थर्ड यूजर है, सिर्फ वो सेलेक्ट कर सकता है, सिर्फ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता, या फिर और कोई यूजर है तो उसको हम ये प्रिविलेजेस अलाउड करेंगे। तो ये बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट है कि कैसे, कौन से क्या क्या हम लिखें जिससे उसको अनुमति मिले, इस टेबल पर वो कार्रवाई करे। तो इसके लिए एक कमांड होती है, वो होती है ग्रांट कमांड, ग्रांटिंग। ठीक है, अब यूजर को किस प्रकार से हम, तो यहां लिखेंगे यूजर को प्रिविलेज अलाउड करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए लिखेंगे ग्रांट। ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपको, मेरे को लगता है कि अब की बार आने वाला ये सारी चीज, ऐसी चीज पूछे जाएंगे। तो यहां लिखेंगे ग्रांट, और ग्रांट के बाद में हम जो प्रिविलेजेस इसको देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको प्रिविलेज देता हूं, ऑल जितने भी हैं वो अलाउड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल। ठीक है, और इसके बाद में ऑन, ग्रांट ऑल ऑन किस पर, स्टूडेंट पर, तो यहां पे लिखेंगे ऑन स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे टू, किसको दे रहे हो, ठीक है, यूजर 1 को, तो यहां पे लिखेंगे यूजर 1 बस। तो ये कमांड इस तरीके से लिखने से आपको सिंटैक्स भी, प्रारूप भी पूछ लेगा, तो ग्रांट यहां पे आएगा ऑल प्रिविलेजेस, है ना, और ऑन स्टूडेंट टू यूजर। ठीक है, ये कमांड लगाने से अब यहां पर जो यूजर 1 है उसके पास सारी अनुमति आ गई है। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मतलब ये कि इसके पास सारी अनुमति आ गई, अब ये सब कुछ कर सकता है, टेबल को क्रिएट भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे यूजर को सिर्फ आप पूरा न देखिए, सिर्फ सेलेक्ट कमांड देनी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट। ऑल की जगह क्या लिख देंगे, सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, और यहाँ पे यूजर चेंज कर देंगे, टू यूजर को
सेलेक्ट। अब ये सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है कि मेरे को ये दिखाओ, ये रिजल्ट दिखा सकता है, बस ये इसको चेंज नहीं कर सकता है। बट अगर मैं यूजर 3 को सेलेक्ट भी, साथ में अपडेट की अनुमति भी देता हूं और साथ में डिलीट की अनुमति भी देता हूं, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, कोमा लगा के जितनी भी प्रिविलेजेस आपको किसी यूजर को अलाउड करनी है तो वो आप दे सकते हैं। बट ये टेबल को क्रिएट नहीं कर सकता, टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जितनी प्रिविलेजेस मैंने यहाँ पे दी हैं वो ये लिखती है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको ये सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो अलाउड कर देंगे। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी यूजर को कुछ प्रिविलेजेस दे दी हैं, अब वो कंपनी से जा रहा है, अब वो कहीं दूसरी जगह जाकर अपने डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसके लिए जो दी हुई परमिशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, उनको हमें वापस लेनी है। तो वापस लेने के लिए कौन सी कमांड होती है, रिवोक। कौन सी कमांड होती है, रिवोक कमांड होती है। तो रिवोक लिखेंगे यहाँ पे, रिवोक, और कौन सी आपको जो प्रिविलेज वापस लेनी है वो सेम वैसे लिखेंगे जैसे ऑल लेनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल ऑन। कहां से लेनी है, स्टूडेंट से, ठीक है। और टू की जगह क्या जाएगा, फ्रॉम। किससे लेनी है, यूजर 1 से लेनी है, तो यहां पे आ जाएगा यूजर 1। तो इस हिसाब से ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी टेबल पर कोई भी परमिशंस अलाउड कर सकते हैं और वो परमिशंस वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी DCL की जो इंपॉर्टेंट 2 कमांड थी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी और 2-4 कमांड हैं, उनकी बात वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये आ गया समझ में, नोट्स मेरे भेजे हुए हैं आपको, और नहीं भेजे हो तो आपको मेरे को मेरे नंबर हैं ही सबके पास है। एक कमांड होती है कॉमिट कमांड, कॉमिट। अब जैसे मान लीजिए कॉमिट कमांड का यूज क्या होता है, ये सारी DCL, ये 3 कमांड, ये DCL की कमांड मैंने अभी आपको बता दी है, और DCL के बाद में एक अलग से आता है TCL। TCL, तो TCL का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ये तो 2 ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक तो इसकी कमांड थी। TCL की 3 कमांड है, कौन कौन सी, पहली आती है कॉमिट। कॉमिट, अब कॉमिट कमांड का यूज क्या है, कॉमिट कमांड क्या करती है, मान लीजिए कि आप दोस्त तो एक ही फैक्ट्री में या फिर एक कंपनी में काम कर रहे हो, दोनों के पास कंप्यूटर है, आप डेटा एंट्री का काम करते हो, आपने एक SQL बनाया और सारे बच्चों का रिकॉर्ड आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, या फिर कोई इंप्लॉई है उनका रिकॉर्ड आप चढ़ा रहे हो, आपका फ्रेंड आता है और सारे जो डेटा है वो डिलीट कर देता है, हो सकता है ना, और तो आपकी पूरे दिन की मेहनत गई काम से। तो इसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमिट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड लिख दिया, 4 नंबर रिकॉर्ड, 5 नंबर रिकॉर्ड, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे क्या लिखा लास्ट में, कॉमिट। सिर्फ कॉमिट लिखना है और सेमीकोलन लगाना है और कुछ नहीं करना। कॉमिट लगाते ही वो जो आपका रिकॉर्ड है वो क्या रह जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। ये सेव करने का एक तरीका है SQL के अंदर। दूसरा है कॉमिट के बाद में सेव पॉइंट, और एक होता है रोल बैक। रोल बैक, अब सेव पॉइंट क्या चीज है, इसको देखिए। सेव पॉइंट होता है, अब मान लीजिए आज की तारीख में आपने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, ठीक है, 10 इंसर्ट किए हैं, ये तो मतलब एक स्कूल का मान कोई इंप्लॉय होता है, बहुत बड़े बड़े 10-10 लाख एंट्रीज करनी पड़ती है। आपने 12 बजे तक कितने काम किया, आपने इतनी तारीख तक कितना काम किया, उस दिन ये बताओ कि क्या भाव चल रहा था उसका। तो पहले की चीज पूछने के लिए, किस दिन कब कितना आपने काम किया था, तो वो उसके लिए सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो सेव पॉइंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताऊं किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे 4 एंट्रीज कर दी, ठीक है, और 4 एंट्री के बाद में मैं यहाँ पे सेव कर देता हूं, सेव पॉइंट XYZ। क्या लिख दिया, सेव पॉइंट XYZ। अब यहाँ पे 4 एंट्री सेव हो गई और उसके बाद में क्या बन गया, एक सेव पॉइंट बन गया जिसका नाम क्या है, XYZ है। अब आप कभी भी से देखेंगे कि भाई यहां तक कब मैंने काम किया था,
कि इतनी तारीख को मैंने एक सेव पॉइंट बनाया, उसका नाम था XYZ है, ठीक है। अब मैं यहां पे करता हूं रोल बैक। अगर मैं यहां पे चेक करता हूं रोल बैक XYZ, तो ये क्या करेगा, जैसे इसके नीचे और एंट्री कर दी मैंने 5D, फिर ये है 6 कर दिया, 7 कर दिया, ऐसे कर दिया। बट जैसे ही मैं रोल बैक करता हूं, रोल बैक क्या करेगा, ये कहां लेके जाएगा, XYZ तक ले जाएगा। XYZ के बाद में जो भी 4 एंट्री है वो दिखाएगा मेरे को। रोल बैक XYZ करने के बाद में जो आपने सेव पॉइंट क्रिएट किया था उसी को शो करेगा, बाकी सारी जो एंट्री है उनको नहीं दिखाएगा। तो रोल बैक का मतलब समझ गए, सेव पॉइंट का मतलब समझ गए, कॉमिट का मतलब समझ गए। अब बताओ इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम? ये सेव करने के लिए, कोई सेव पॉइंट क्रिएट करने के लिए आज कितना काम किया, फिर उस काम को वापस चेक करने के लिए। और ये रोल बैक क्या करता है, जब आप कॉमिट नहीं करते हो या फिर कोई सेव पॉइंट नहीं बनाते हो और आप ऐसे ही एंट्री करते जाते हो और लास्ट में आपने कर दिया रोल बैक, तो वो सारा साफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, वो कोई भी एंट्री आपकी सेव नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। TCL कमांड हो गई, ये सारी कमांड्स थी, ये आज हमने सारी पढ़ ली हैं। तो इसके बाद में टॉपिक है अपना SQL ऑपरेटर। कुछ पूछना हो तो बता देना भाई बीच में। DCL की 2 कमांड होती है, ये TCL है अलग, DCL के अंदर ही होती है। ऐसे समझ ले जैसे कि ये DCL है, अब DCL का एक पार्ट हो रहा है TCL। अब TCL के 3 है और इसके जो है, इसके जो 3 पार्ट हैं, जैसे समझ ले कि यहाँ पे एक ही कमांड है इसको परमिशन के लिए, एक है ग्रांट कमांड और एक है रिवोक कमांड। तो ये TCL का ही, DCL का ही एक पार्ट है TCL, इसकी 3 कमांड है वो, ठीक है। बाकी ये कोई ज्यादा नहीं है, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, एक अलग भी मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर भी ये दोनों ही कंट्रोलिंग का काम करती हैं, तो कंट्रोल लैंग्वेज ही है। अब हम पढ़ेंगे SQL ऑपरेटर। SQL ऑपरेटर, अब SQL ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? जैसे C और C++ में जो ऑपरेटर होते हैं वही SQL ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये होते हैं आपके SQL के ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर का यूज कैसे किया जाता है वो बताता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं एक टेबल बना ही लेते हैं जो कि परमानेंट ही होनी चाहिए। वो टेबल बिना एग्जाम्पल हम समझ नहीं पाएंगे। रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो यहाँ पे 1 2 3 ABC और 10 11 10, ठीक है। अब ये एक टेबल बनाई। अब इस टेबल में सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। अब यहां पे सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है, तो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। क्या यूज करें अपन? एडिशन ऑपरेटर का यूज करें, जिसका साइन होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। सेलेक्ट करें किसको? स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर हम देखना चाहते हैं कि वेयर मार्क्स, जो आपके नंबर हैं, वेयर मार्क्स, और हम यहां पे मार्क्स को लिख के फिर यहां पे हम लिखेंगे मार्क्स प्लस और 2, मार्क्स प्लस 2। अब देखो यहां पे मार्क्स प्लस 2 लिखा और इसके इक्वल हम कर देते हैं 11।
ये देखो, अब यहां पर देखिए आप 9 करो इसको, सेलेक्ट कर रहे हैं स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, यानी कि वो मार्क्स कौन सा है उनको हमें सेलेक्ट करना है। एक ही वैल्यू को लेके आएगा, एक वैल्यू को लेके आएगा। क्या, कौन सी वैल्यू की छटनी करनी है कि हम प्लस कर रहे हैं कि जहां पर जो नंबर है वो 2 के जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा नंबर देखो कि 2 जुड़ने के बाद में 11 हो रहा है, 9 है। तो यहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये जो पंक्ति है ये नीचे आ जाएगी 1A9। ये पंक्ति है, इसके जो नंबर हैं वो 2 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 11। आ गया समझ में। अब ऐसे ही मैं यहां पर करता हूं कि वो नंबर कौन सा है जिस जो नंबर में -2 कर दें तो वो क्या हो जाए, अगर किसी नंबर में 2 हम कम कर दें तो वो हो जाए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर इसी में 11 में करते हैं तो वो 9 हो जाए, तो वो कौन सी है, बी आ जाएगा भाई। 11 में 2 कम कर देंगे तो कौन से 9 के इक्वल कौन सा हो रहा है, यही होगा, यही होगा ना ऊपर वाला, क्योंकि 11 में से हम 2 कम कर रहे हैं तो क्या आएगा, यही आएगा। माइनस कम करेंगे प्लस करेंगे तो यही आ रहा है, दोनों टाइप यही आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, नहीं आया। ठीक है, मार्क्स में से हमने किया कम 2, तो मार्क्स मान लेते हैं कि ऐसे मार्क्स कौन से जिसमें 2 कम करने के बाद में 9 हो जाता है। ठीक है, तो आएगा आपका जो 11 में से कम कर रहे हैं 2, तो वो क्या हो जाएगा, 9 के इक्वल है। तो 9 के, इसमें देखो कंफ्यूज है, देखो क्या है, मार्क्स क्या आपका, मार्क्स में से क्या हो रहा है, 2 कम होने के बाद में इक्वल क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो जो 9 के इक्वल क्या है, एक वाला ही तो है, 9 के इक्वल तो यही होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रिंट होगा वो 1 नंबर वाला ही प्रिंट होगा, न कि 2 नंबर वाला। देखो मार्क्स -2 इक्वल 9, 9 के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें कोई भी वैल्यू हो, यहां पर आप प्रैक्टिकल करके देखें तब ज्यादा और ज्यादा समझ लेना कि भी कौन सा क्या आएगा, क्यों। लेकिन बेसिकली जो इसका जो लॉजिक तो यही है कि पहले ये क्या करेगा, कम करेगा किसी वैल्यू को और फिर उसके इक्वल करेगा, जो भी वैल्यू इसको फाइंड आउट होगी वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे भी ये होगा वो होगा, तो ये नहीं है कि वो क्या किस तरीके से लॉजिक लेता, तो वो यही लेता कि जो भी मार्क्स होगा उसमें से 2 कम करेगा और इक्वल के जो 9 होगा वो आ जाएगा। मार्क्स में से पहले 2 कम करो और वो किसके इक्वल हो रहा है, 9 के इक्वल हो रहा है क्या, देखो इसमें देखो 11 ही आएगा मेरे हिसाब से। देखो 11 -2 तो इधर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 9 के इक्वल है, तो बी 2 प्रिंट होगा, ए प्रिंट नहीं होगा इसमें। भाई 11 है और 11 इसमें हमने क्या कम कर 2 किया तो कितना होगा, 9, और 9 किसके किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, क्योंकि कम करने के बाद में इक्वल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी वाला प्रिंट होगा न कि ए वाला। 9 में से जुड़ेंगे तो वो प्रिंट होता, 9 जो 9 है वो प्रिंट होता कि 9 में से क्या जोड़ रहे हैं अपन, 11, तो इसमें से जोड़ रहे हैं ना, तो ये वाला प्रिंट होगा। अब ये प्रिंट होगा, कम करके प्रिंट कर रहे हैं ना। आया समझ में, नहीं आया। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी एक नंबर ले लेंगे, यहाँ पे मार्क्स किसका है, जैसे यहाँ पे कोई भी एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो इसके इक्वल होगा, वो आ जाएगा। इसी टाइप से आपका आ जाएगा डिवीजन वाला, और मॉड्यूलेशन है, डिवीजन है, ये सारे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इक्वल की। इक्वल का क्या है, जैसे कि इक्वल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे ये कंप्लीट हो गया आपका चारों। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लिखना है, मार्क्स इक्वल 11, इक्वल इक्वल 11। तो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर है, अगर इसके इक्वल है तो कौन सा प्रिंट होगा, 2 नंबर का प्रिंट हो जाएगा। ये तो सिंपल ही है। ठीक है, और इसके बाद में हम देखते हैं कि भी लेस देन है, मार्क्स लेस देन 11 क्या प्रिंट होगा, 9, यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन 11 है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ आएगा नहीं। अगर लेस देन 11 करेंगे तो हाँ ए और सी आ जाएगा, है ना। तो इसे और इक्वल करेंगे तो, अगर मैं ये करता हूं
8, तो अब ये लेस देन और ग्रेटर देन को जो इक्वल है उसको प्रिंट नहीं करेगा, तो 8 है तो 9 और 11 को प्रिंट कर देगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर भी हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए और अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे है अपना टॉपिक नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये हो गया। और इसके बाद में है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में होते हैं दो आपके एंड और नोट। एक तो होता है एंड और एक होता है और। अब एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का क्या यूज है, वैसे तो आपको पता होगा, सी और सी प्लस प्लस मैंने आपको बताया था। अब यहां पर बात करते हैं, तो यहां पे टेबल लिखी हुई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर। अब वेयर के बाद में दो यहां पर क्या होंगे, दो यहां पर क्या हो जाएंगे आपके कंडीशंस होंगी। जैसे मार्क्स लेस देन 8, ठीक है, लेस देन 9, और रोल नंबर इक्वल टू, जैसे यहां पे सेम वैल्यू है, मान लीजिए ये सेम है, तो यहां पे लिखे मार्क्स इक्वल 9 और रोल नंबर, या फिर यहां पे लिख सकते हैं मार्क्स लेस देन 8, लेस देन 11 और रोल नंबर इक्वल टू 3। देखिए अब यहां पर देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, हम किसका यूज कर रहे हैं, और का यूज कर रहे हैं। और के अंदर क्या बताता है कि इन दोनों में से एक सही होना चाहिए। इन दोनों में से क्या होना चाहिए, एक सही होना चाहिए। देखिए मार्क्स लेस देन 11 है क्या, ठीक है, तो यहां पे देखो 11 कौन सा है, ये भी है और ये भी है, तो दोनों। फिर यहां पे चेक करो, और रोल नंबर इक्वल 3, तो रोल नंबर इक्वल 3, या फिर यह लिख सकते हैं रोल नंबर 5। अब देखो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है कि रोल नंबर 5 तो है नहीं, बट ये तो एक तो आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है ना, और कंडीशन ट्रू हो तो क्या, कौन सा प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा और 3 प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। बट यहां पर अगर मैं करता हूं कि रोल नंबर एंड, अगर इसके बीच में एंड ऑपरेटर का यूज कर लिया, तो एंड ऑपरेटर, ये ऑपरेटर तो कहता है कि दोनों में से क्या होना चाहिए, एक ट्रू होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे दोनों ट्रू होने चाहिए, और ये कहता है कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए मार्क्स लेस देन 11 कंडीशन ट्रू है, बट रोल नंबर इक्वल 5 कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे रोल नंबर इक्वल 3। अब 3 के सामने क्या है, 8, तो सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। हाँ ये देखो 11 से कम भी है और रोल नंबर भी 3 है। तो ये थी आपकी एक लॉजिकल ऑपरेटर इन एसक्यूएल के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात करते हैं सेट ऑपरेटर। तो सेट ऑपरेटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।